properties of cross product. Properties of cross product. ठीक है, क्या दे रखा है? पहला प्रॉपर्टी दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है. क्या मतलब? एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना. ये कब बराबर होंगे? इट ओबे एंटी कम्यूटेटिव लॉ. एंटी कम्यूटेटिव लॉ क्या मतलब हुआ? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाता है इसका. तो इसको ओबे करता है, इसे नहीं करता. ये कम्यूटेटिव लॉ को आगे दे रखा, सेकेंड प्रॉपर्टीज में दे रखा है ये दूसरा, इट ओबेज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. प्रोडक्ट distributive law for it obeys the distributive law. Distributive law for addition of vectors. Addition of vectors. वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसके लिए करता है. जैसे ये ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी ये दो जो ऐड कर रहे हैं इसी पे ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, एडिशन पे, और दूसरे पे नहीं करता. तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये ऐसे आएगा, ये ओबे करता है. ये कितनी बात सुन में आ रही? आगे बताया क्या? द प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज जीरो और नल वेक्टर. थर्ड प्रॉपर्टी देखा, द प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो और नल. ठीक है, जैसे एक वेक्टर होता है ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये होता ना रिलेशन. कितनी बात में अगर ये वेक्टर पैरेलल होंगे, पैरेलल का मतलब एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, तो दोनों के बीच का कितना एंगल होगा? ज़ाहिर है दोनों पैरेलल होंगे तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो जाएगा. और अगर एंटी पैरेलल होंगे, मान लो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो यहाँ थीटा जो 180 डिग्री हो जाएगा. ठीक, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है. तो अगर दो वेक्टर या तो पैरेलल चल रहे हो या एंटी पैरेलल चल रहे हो, अगर उसके बीच का जो एंगल होगा 0 या 180 होता है, यहाँ डालेंगे तो ये, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होता है जब दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं. तो ये एक प्रॉपर्टीज है. ऐसे ही दे रखा फोर्थ प्रॉपर्टीज, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स perpendicular to each other, perpendicular
the equal to each other is मैक्सिमम। क्या मतलब हुआ? ये एक वेक्टर है ए क्रॉस बी वेक्टर है, तो ये वैल्यू लिखेंगे ए बी साइन थीटा डिग्री। लेकिन जब ये एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक मान लो ये वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर पर, तो थीटा जो है ना, क्या बताया कि ये जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो यहाँ थीटा 90 डिग्री होगा। साइन 90 वैल्यू कितना? 1 मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो ये ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी जो होगा ए बी के बराबर होगा, और इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना? तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालते हैं और अगर वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू आता है। कितनी बात सुन में? आगे चले, मिटा दे इसे, बंद करना। ये नोट कर लिया आप? ओहो, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज करने जा रहा है। ये हम लोगों ने किया था। देखो ये क्या होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप, कितना आ जाएगा ये वैल्यू? 1। वेरी गुड मिनल। और कितना आएगा आप बताना? आई स्क्वायर आएगा। वेरी गुड। और कोई सार्थक, फायजा और कोई, सब तो खामोश बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एक इन्होंने कहा 1 बताएगा, इन्होंने आई स्क्वायर का, दोनों ही गलत है। आंसर होगा 0। देखो ए वेक्टर को क्रॉस बी वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, अब ये आई कैप एक्स एक्सिस में है, ये आई कैप ये भी एक्स एक्सिस में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों पैरेलल हुआ। उनके बीच का एंगल होगा 0, और वहाँ साइन डालेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो इसका कितना वैल्यू होगा? 0 होगा। तुम्हें तो जे कैप डॉट जे कैप कितना? 0 आएगा। ये के कैप डॉट के कैप कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में आई? ये समझ में आ गया? ये ऐसे ही बोला कि आई कैप क्रॉस जे कैप ये हो जाएगा 1, क्योंकि इसके बीच में आएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये तो 1 था ही था, ये 1 था, साइन 91 तो 1 आ गया। जे कैप डॉट के कैप कितना? 1। के कैप डॉट आई कैप कितना? क्रॉस आई कैप है, ठीक है ना, 1। हम लोग कैसे ले रहे हैं? आई कैप जे कैप के कैप ऐसे ले रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं इस तरह के। आई से जे को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, जे को के से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, के को आई से मल्टीप्लाई तो 1 आया। लेकिन अगर हम लोग इसी को उलट के लिखे, ठीक है, कैसे लिख देते हैं? ऐसे जे कैप क्रॉस आई कैप तो कितना हो जाएगा? -1। उल्टा हो गया, ये 1 तो आएगा, ठीक है ना। और के कैप क्रॉस जे कैप कितना? -1। डायरेक्शन बदल गया इसका। हम लोग ऐसे जा रहे थे, ये आई जे के, हम लोग उल्टा ले रहे, जे आई के जे आई के, आई कैप क्रॉस के कैप कितना? -1। तो ये हमें जो साइन है माइनस का, ये डिपेंड करता है, या प्लस का, कि किस तरह से हम लोग ले रहे हैं। कितनी बात समझ में? तो ये प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर और कौन सा यूनिट वेक्टर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये हमें वैल्यू आया। आगे चले, पीछे चले। अब अगर हमने इसको ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा रिजल्ट, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, ये तो हम लोगों ने आई जे को बताया, मिटा दे। अगला करने जा रहा है 6 प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, इसे देखते हैं। समझ में तो आ रहा होगा? मीनार बंद कर दो। अब जैसे ये एक वेक्टर दे रखा है ए,
और इसको कोऑर्डिनेट के टर्म में दे रखा है एक्स वाई जेड, इस तरह से दे रखा है। अब बी वेक्टर है, ये भी एक्स वाई जेड के टर्म में दे रखा है। अगर हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि ये ए वेक्टर है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड तो निकालने आता ही है, ठीक है, और इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वेक्टर ए को क्रॉस मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी। तो x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये तो हमने a का ले लिया है यहाँ पे। फिर क्रॉस x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये हमने b का वैल्यू ले लिया। अब ये देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, x2 से ये इस वाले टर्म से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो आई कैप ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जे कैप, अब जे कैप पहले आएगा और आई कैप बाद में आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो -1 आने लगेगा। कितनी बात सुन में। फिर अगर इसको इससे करेंगे तो के कैप क्रॉस आई कैप आएगा, तो वो भी माइनस में जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे से करेंगे, ये देखो, तो इससे करेंगे तो -1 आएगा, बाकी जो आएगा। फिर इससे करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा जे वाले से। फिर इससे करेंगे के जे, तो ये भी माइनस में आएगा। तो किसको माइनस में, किसको बहुत सारे माइनस में आएंगे, बहुत सारे प्लस में आएंगे डायरेक्शन के हिसाब से। तो इसको सबसे आसान तरीका है मैट्रिक्स मेथड से अगर निकाल लिया जाए प्रोडक्ट। तो अब मैट्रिक्स मेथड में कैसे निकालते हैं, तो प्रोडक्ट निकालने का सबसे आसान जो तरीका वो ये है, वो ये कि ये ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है, इसको ऐसे हम लोग लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे पहले वाला में ये पहला वाला x1 है यहाँ पे, और y1 है ये, यहाँ पे z1 है। पहले वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट डाल दिया, ठीक है ना, और दूसरे वाले इक्वेशन का भी कोफिशिएंट यहाँ दूसरे लाइन में डाल देते हैं, इसे बंद कर देते हैं। कितनी बात सुने, आई कैप जे कैप के कैप, उसके पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट, फिर ये दूसरे लाइन में दूसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये पहला रो और कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और इसे छोड़ देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पहला रो को सिलेक्ट करते हैं तो ये रो कहलाता है और ये कॉलम कहलाता है। इसे हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया पहले को। अब ये 4 नंबर बच गया, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, फिर माइनस ये कर देते हैं। कितनी बात सुनी, यानी y1 देखो मैं लिख रहा हूँ y1 z2, इसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस y2 z1 क्लोज कर दिया, और इसे आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बात सुनिए, आगे चले पीछे चले, समझ में आई। ये तो पहला कॉलम को हम लोगों ने लिया था, पहला रो पहला कॉलम दोनों क्लोज करते, ये 4 टर्म बच गया। तो इसके ऊपर से नीचे y1 z2 मल्टीप्लाई किया, माइनस y2 z1 मल्टीप्लाई किया, आई कैप से इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो आता है माइनस आता है, ठीक है ना, सेकेंड रो लेने जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम दोबारा से इसको मिटा देने, इस पूरे को मिटा दिया है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब क्या बताया कि अब इसको जे को सिलेक्ट करेंगे, तो रो तो ऐसे ही सिलेक्ट हो जाएगा, ये जे ऐसे रो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन कॉलम में ये वाला सिलेक्ट करेंगे, जे के सामने वाला, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा ये। अब कौन बचेगा, 2 ये टर्म बच जाएगा, 2 ये टर्म बच जाएगा, 4 टर्म, ठीक है ना। यहाँ से
इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे पहले किया था वैसे ही करना है इसमें, ठीक है ना। इसको ऊपर से नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये x1 z2 माइनस x2 z1 j कैप। ये जो हम लोग सिलेक्ट किया था उससे यहाँ ये माइनस आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये x1 z2 या फिर इसको हम लोग z2, ये z2 x1 ऐसे भी बोल सकते हैं। ये साइकिल होता है ना, ये x y z, ये इससे फिर इससे ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग इसको z2 x1 भी बोल सकते हैं, z2 x1 फिर z1 x2। तो हम लोग वो ज़्यादा अच्छा है, बेल ऑर्डर में इस तरह से लिख लिया। कितनी बात सुन में आगे चले, जे कैप लगा दिया, आगे चले हम लोग। अगला देखिए, फिर से मैं मिटा रहा हूँ इसे, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, देखो ये मिटा दे रहा हूँ, ये कॉलम वाला मिटा दे रहा हूँ, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया। कितनी बात सुनिए, ठीक है। और ये सेलेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे ये थर्ड कॉलम को देखेंगे तो ये आ जाएगा, इसे सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से फिर करेंगे, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये 4 बचे हुए हैं, तो क्या आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1 क्लोज करके k कैप डाल दिया। पीछे वाला बच्चों को दिख रहा है ये, ठीक है। कितनी बात सुन में, ये x1 y2 माइनस x2 y1 इंटू k कैप। कितना समझ में आइए, ये आ जाता है इसका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का वैल्यू, ठीक है ना। इसमें इसलिए ऐसा करना पड़ता है कि इसमें एक ही जीरो होता, बाकी दो दो करके ऐसे आ जाते हैं। एक बार फिर से मैं समझा दूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बार फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। हमने क्या बताया कि ये ए वेक्टर का कंपोनेंट था, ये बी वेक्टर का कंपोनेंट था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। यहाँ से एक्स वाले को एक्स से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो हो जाता है, तो ये तो जीरो हो जाता है। मगर इससे जब करेंगे इसमें वैल्यू आएगा, मगर साइन भी आएगा, प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा। इसके साथ इससे करेंगे तो इसमें भी आएगा, तो x के साथ ये 2 का वैल्यू आएगा। फिर ऐसे ही y को y से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, y को ये j कैप और j कैप जीरो हो जाएगा। बाकी ये x एंड z के साथ 2 वैल्यू आएगा, प्लस माइनस जो भी होगा, मगर वैल्यू आएगा साइन के हिसाब से। फिर ऐसे ही z को z से k कैप को k कैप से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, मगर ये x एंड y से वैल्यू देगा। ऐसे टोटल 6 वैल्यू आते हैं, कुछ माइनस में कुछ प्लस में। उसमें i के 2 वैल्यू होंगे, j के 2 वैल्यू होंगे, k के 2 वैल्यू होंगे। जिसमें i लगा होगा 2 वैल्यू होंगे, जिसमें j लगाओ उसमें 2 वैल्यू होंगे, जिसमें k लगाओ उसमें 2 वैल्यू होंगे। अगर उसको अरेंज करके और फिर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसे करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैट्रिक्स मेथड से करने से वो बहुत आसान हो जाता है, मैट्रिक्स मेथड से करने से बहुत ही आसान हो जाता है। हम करते क्या है, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप तीनों लगा दिया, तीनों वर्टिसेस का, और पहले इक्वेशन का उसका कोफिशिएंट लिख दिया, दूसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट लिख दिया। कितनी बात सुन में, और 2 इस तरह से कोफिशिएंट बन गए। अब क्या करते हैं, आई को सेलेक्ट करते हैं, ये कॉलम सेलेक्ट करती है, रो तो सेलेक्ट है ही है, रो तो हमेशा सेलेक्ट रहेगा। जैसे आई का सेलेक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ वाई जेड बच जाता था, तो y ऊपर से नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं, y1 z2 माइनस y2 z1, ये हम लोगों ने किया था। आई कैप आ गया, ये आई को सिलेक्ट किया तो ठीक है ना। ऐसे ही कॉलम j को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ z बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, तो z2 x1 माइनस z1 x2। लेकिन यहाँ पे जो है ना बाहर में माइनस रहता है, क्योंकि वहाँ जो साइन आता है मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन माइनस में रहता है, तो माइनस को कॉमन ले लिया हम लोगों ने। ऐसे ही फिर थर्ड कॉलम को लेते हैं, z को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक्स वाई बच जाता है, x1/2 माइनस x2/1, उस तरह से उसको निकाल देते हैं। कितनी बात सुनिए। और ये एक बहुत ही आसान सा मेथड है जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं।
कितनी बात सुन रही? तो ये हमारा एक तरीका हो गया जब दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं। तो आगे चलेंगे। अगर हमें साइन थीटा एंगल निकालना हो, साइन थीटा एंगल अगर निकालना हो तो क्या रिलेशन होगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ अगला। ठीक है, प्रॉपर्टीज में इसे मैं मिटा दूँ, इसे मिटा दे रहे इसे। साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ऐसे निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी का जो वैल्यू हमारा आया था, अभी हम लोगों ने यहाँ लिखा था, क्या आया था? y1 z2 माइनस y2 z1 आई कैप, फिर माइनस z2 x1 माइनस z1 x2 जे कैप। बात वही है, हमने वो आगे पीछे कर दिया, वही चीज़ है। फिर प्लस x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है ना, के कैप। ये तो ऊपर का हो गया है इसका प्रोडक्ट का, और नीचे का जो है ना ए का जो मैग्नीट्यूड होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर होल रूट, ये ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ठीक है ना, ये दूसरे का हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एंगल का वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले? ठीक है। अगर हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो अगला एक प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, 7वां प्रॉपर्टीज। ये 7वां तो ये था, ये हम लोग 8वां लिख देते, ठीक है ना। फॉर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या करेंगे हम लोग? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर को उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, और इसी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो आएगा रिजल्ट, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। जो मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, तो इसका ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये तो कुछ हो गए क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद शुरू होंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, तो जाके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स हम करते हैं अगले क्लास में।